अगर आप इस कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सोना और आदित्य दोनों नीचे आ जाते हैं। तब तक डिनर का भी टाइम हो जाता है, तो सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठते हैं। सोना गीता की मदद करती है सबको खाना परोसने में। आदित्य और सोना दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और आंखों ही आंखों में इशारे करते हैं। अनुराधा जी और शांति जी अपने ही बातों में मस्त थी, पर आहान का पूरा पूरा ध्यान इन दोनों पर ही था। आहान अपने मन में सोचता है, हो लो जितना खुश होना है आदित्य, तुमने ठीक नहीं किया है। अब मैं बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ। मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपनी सोना को मुझसे अलग नहीं करने दूंगा। मुझे जल्द ही इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तभी आहान का फोन बजता है। आहान बोला, हेलो। सभी का ध्यान आहान पर जाता है। आहान फोन पर बात करता है, वैसे वैसे उसके एक्सप्रेशन एकदम कठोर होते जाते हैं और आहान गुस्से में चीखता है, क्या? सभी की नज़रें आहान पर ही बनी हुई थी। आहान बोला, ठीक है, मैं अभी निकल रहा हूँ, जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाऊँगा, और फ़ोन रख देता है। सोना बोली, क्या हुआ, कोई परेशानी है? आदित्य बोला, हाँ आहान, तुम इस तरह से फ़ोन पर, सब ठीक है, कुछ बात है क्या? आहान सोना की तरफ देखकर बोला, मेरी कंपनी में एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, मुझे अभी के अभी अमेरिका जाना होगा, वरना मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। सोना बोली, तो ठीक है, आप जल्दी से जाइए, आपका कोई नुकसान न हो जाए। आदित्य बोला, क्या मैं कोई मदद करूं? आहान बोला, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगा। आहान वहाँ से उठकर अपने कमरे में पैकिंग करने चला जाता है। बाकी सब अपने अपने खाने में बिजी हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद आहान के रूम में सोना आती है। सोना बोली, हो गई पैकिंग आपकी? आहान सोना को देखता है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आहान बोला, हाँ हो गई, बस निकल ही रहा हूँ। सोना बोली, ठीक है, ध्यान से जाइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। आहान बोला, तुम भी अपना ध्यान रखना सोना, तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, और कभी कोई परेशानी हो तो मुझे बस एक फ़ोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। वैसे मेरे जाने का तो बिल्कुल मन नहीं है, पर क्या करूँ, जाना भी ज़रूरी है, वरना मैं कभी नहीं जाता। सोना बोली, ठीक है, कोई बात नहीं आहान, आप जा सकते हो, वैसे भी मेरी तबीयत अब बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है, तो मैं अब कॉलेज भी जाने लगी हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आहान बोला, ठीक है। सोना बोली, आहान, वो आपने जो मेरे लिए घर और जॉब का इंतज़ाम किया था उसके लिए थैंक यू, पर अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आहान बोला, तो क्या सोना तुम आदित्य के साथ ही रहोगी? सोना बोली, आहान, आप तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, आदित्य जी के बाद कोई मेरी ज़िंदगी में दोस्त है तो वो आप ही हो, तो मैं आपसे क्या ही छुपाऊं। मैंने और आदित्य जी ने फैसला किया है कि हम हमारे रिश्ते को एक और मौका देंगे और हम हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। यह सुनकर आहान के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि अब तक आदित्य ही यही चाहता था, पर सोना ने अभी तक इसके लिए हाँ नहीं कहा था, पर अब सोना खुद हाँ कह रही थी। अब उसे सोना को खोने का डर लग रहा था। आहान मन में बोला, यह तुमने ठीक नहीं किया सोना मेरे साथ में, मैं तुम्हें आदित्य का हरगिज़ नहीं होने दूंगा। अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम है, अगर नहीं गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक बार वहाँ पर काम निपटा लूँ, फिर मैं तुम्हें आदित्य से अलग करके ही रहूँगा। सोना बोली, क्या हुआ? आहान बोला, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, चलो मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, बाद में मिलते हैं। सोना बोली, ठीक है, बाय। आहान जाते जाते सोना को साइड से हग कर लेता है, जिससे सोना एकदम से अनकंफर्टेबल हो जाती है, वह एकदम से घबरा जाती है। आहान बोला, सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, बस थोड़ा घबराया हूँ, सॉरी, मैंने गलती कर दी। सोना बोली, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आहान वहाँ से चला जाता है। आदित्य सीढ़ियों पर आहान को सोना को हग करते हुए देख लेता है, उसकी मुट्ठियाँ कस जाती है। उसे आहान पर इतना गुस्सा आता है कि वो उसे मार मार के उसका मुंह तोड़ दे, पर वह कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि आहान जा ही रहा था और वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सोना की नज़र जाते हुए आदित्य पर पड़ती है, जो गुस्से से उसे ही घूर रहा था। सोना को समझ में नहीं आता है कि आदित्य को क्या हुआ, वह इस तरीके से गुस्से से क्यों घूर रहे हैं। ठीक है, बाद में देखती हूँ। आदित्य आहान को गेट तक छोड़ने भी नहीं आता है। शांति जी, अनुराधा जी और सोना तीनों आहान को गेट तक छोड़ने आती हैं। आदित्य गुस्से में अपने बेड पर ही बैठा हुआ था। शांति जी और अनुराधा जी अपने अपने रूम में चली जाती हैं। सोना भी आदित्य के पास आती है। उसे आदित्य की ऐसे गुस्से वाली आंखें याद आती है। उसे समझ नहीं आता कि आदित्य को हुआ क्या है। सोना रूम में जाती है तो आदित्य नीचे मुँह करके बेड पर बैठा हुआ था।
वह सोना को एक नज़र घूर कर देखता है और वापस नीचे मुँह करके बैठ जाता है। 1 मिनट के लिए तो सोना आदित्य के गुस्से वाली आंखें देखकर डर जाती है। सोना मन में सोचती है, अब क्या हुआ है? अभी जब खाना खा रहे थे तब तो सब अच्छा था। वह डर के मारे वहीं खड़ी रहती है। आदित्य गुस्से से, इधर आओ सोना। धीरे धीरे सोना आदित्य के पास में खिसकने लगती है। आदित्य गुस्से से बोला, आज ही आना है या कल तक का इंतजार करना है? सोना फटाक से आदित्य के पास में आ जाती है। सोना धीरे से बोली, क्या हुआ आदित्य जी, कोई परेशानी है क्या? आदित्य गुस्से से सोना की दोनों बाहें पकड़ते हुए, क्या ज़रूरत है तुम्हें उस आहान के गले लगने की? होता कौन है वह मेरी बीवी के इतने करीब आने वाला? और तुमने उसे करीब आने क्यों दिया? उसे धक्का क्यों नहीं दिया? उसे थप्पड़ क्यों नहीं लगाया? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें गले लगाने की? सोना के हाथों पर आदित्य की पकड़ और मजबूत हो जाती है, जिससे सोना की चीख निकाल आती है। सोना की आवाज़ सुनकर आदित्य अपनी पकड़ ढीली कर देता है। सोना को भी गुस्सा आ जाता है। निकाल लीजिए जितना गुस्सा है मुझ पर, और आपका जितना भी जोर है वह भी आजमा लीजिए मुझ पर, चाहे तो थप्पड़ मार लीजिए। आदित्य को अपनी गलती का रियलाइज़ होता है। आदित्य बोला, देखो सोना, तुम्हारे करीब कोई आए यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आज जिस तरीके से आहान ने तुम्हें छुआ मैं यह नहीं देख सकता हूँ। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मेरा मन कर रहा था कि मैं उसे जान से ही मार दूँ। सोना आदित्य की आंखों में आहान के लिए गुस्सा साफ देख सकती थी। सोना आदित्य का हाथ पकड़कर बोली, देखिए आदित्य जी, आहान और मैं दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अच्छे से जानते हो। और आहान आज बहुत परेशान थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने आज तक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं किया। आज वो ज़्यादा परेशान थे और उन्होंने मुझे हक कर लिया, वो भी साइड से करा है, उनका कोई गलत इरादा नहीं था। आदित्य बोला, मैं जानता हूँ कि तुम आहान से प्यार नहीं करती हो, पर मैं यह भी जानता हूँ कि वह तुमसे प्यार करता है, और यह बात तुम अच्छे से जानती हो उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या है। तो मैं जब उसे जानता हूँ कि उस इंसान के मन में तुम्हारे लिए क्या है, तो मैं उसे तुम्हारे करीब कैसे देख सकता हूँ? तुम्हें हक तो क्या उंगली तक नहीं लगाने दूँ? सोना आदित्य को गले से लगा लेती है। सोना बोली, इतना मत सोचो, आहान अच्छे इंसान है, वह मुझसे प्यार करते हैं, पर उनका कोई इरादा नहीं है। उन्होंने आज तक कभी मेरे साथ में कोई गलत हरकत नहीं किया, और मैं आपसे प्यार करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपसे। दुनिया का कोई भी लड़का क्यों ना हो, वह आपकी जगह कभी नहीं ले सकता है। आदित्य बोला, बहुत मुश्किल से मिली हो तुम मुझे, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ सोना, प्लीज़ कभी मुझसे दूर मत जाना। सोना गर्दन नामे हिलाते हुए, नहीं नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं जाऊंगी आपसे दूर। आदित्य सोना को अपने गले से लगा लेता है। सोना बोली, आदित्य जी, मुझे आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आदित्य सोना को अपने सीने से लगाते हुए, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सोना बोली, आदित्य जी, आप बहुत बुरे हो। आदित्य हैरानी से सोना को देखता है, क्या? अब मैंने क्या किया? सोना बोली, आपने नहीं किया तो क्या मैंने किया है? पता है, जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, तभी मेरे दिल में आपके लिए कुछ कुछ हो रहा था। उसके बाद मैं इतना खुश थी कि मेरी आपसे शादी हुई। मैं आपको तब से पसंद करती थी, और जब मेरी आपसे शादी हुई तो मैंने आपको अपना सब कुछ मान लिया था। पर आप हो कि मुझसे सीधे मुँह बात भी नहीं करते थे। पता है मुझे कितना बुरा लगता था। यह सब बोलते हुए सोना ऐसे मासूम से छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। उसका फेस ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटी बच्चा अपनी चॉकलेट लेने पर शिकायत करता है। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम तब से मुझसे प्यार करती हो? सोना हाँ में गर्दन हिलाती है। आदित्य बोला, पर तुमने कभी मुझे बताया नहीं। सोना बोली, आप सीधे मुंह बात करते थे मुझसे। आदित्य बोला, फिर तो तुम्हें कितना बुरा लगता होगा ना मुझे और शालिनी को साथ में देखकर। सोना मुंह फुलाकर बोली, हाँ बहुत ज़्यादा, दोनों हाथ फैलाकर, इतना ज़्यादा, इतना और इससे भी ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। और आपको पता है मैं कितना रोती थी? आदित्य उसके फोरहेड पर चूमते हुए, आई एम सॉरी बच्चा, मुझे नहीं पता था, मैंने आपका दिल दुखाया है, आपको इतना दुख पहुंचाया है, पर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अब आपको कभी कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा, कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगा। आई लव यू मेरी जान। सोना मुस्कुराते हुए, आई लव यू टू आदित्य जी, और दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। सोना बोली, आदित्य जी, शालिनी जी को भी बहुत बुरा लग रहा होगा ना? आदित्य बोला, पता नहीं। सोना बोली, पर उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत है ना? आदित्य बोला, मैं नहीं जानता सोना गलत था या सही, पर मैं यह जान गया हूँ कि मुझे शालिनी से कभी प्यार, शायद वो मुझे अच्छी लगती थी।
वो जब मुझे पहले मिली तो एक सीधी सादी लड़की थी, पर फिर पैसों की चकाचौंध ने उसे अंधा कर दिया था। तुम्हारी वजह से मैं शालिनी से दूर नहीं हुआ हूँ, उसने खुद मुझे अपने से दूर करा है। सोना बोली, तो क्या बाद में मैं भी आपको अच्छी नहीं लगूंगी? आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि सच बात बताऊं, शालिनी मुझे तब अच्छी लगती थी, पर कभी उसके साथ वो कनेक्शन महसूस नहीं हुआ जो तुम्हारे साथ होता है। तुमसे बात नहीं होती है तो मैं बेचैन हो जाता हूँ, तुम दिखती नहीं हो तो मेरा दिल कहीं नहीं लगता है। मेरे मन में हर वक्त तुम्हारा ख्याल चलता रहता है। शालिनी के लिए कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। बात हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। सच बताऊं तो हमने कभी शांति से बैठकर 10 मिनट दिल से बात नहीं की। जब भी हम मिलते थे तो किसी रेस्टोरेंट या मॉल में, जहां उसे शॉपिंग करने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। 3 साल बस यूं ही चले गए। आदित्य बोला, तुम्हें पता है हमारी शादी को भी 1.5 साल होने को आ गया है। सोना हैरानी से आदित्य को देखती है। क्या सचमुच? आदित्य बोला, हाँ और नहीं तो क्या, तुम्हें याद नहीं है? सोना बोली, तो हमने हमारी शादी की फर्स्ट एनिवर्सरी भी ऐसे ही निकाल दी। सोना मायूस होते हुए बोली। आदित्य बोला, हाँ बच्चा, जब तुम हॉस्पिटल में थी ना, तब हमारी शादी की सालगिरह थी। मैंने सोचा था कि हम स्विट्जरलैंड में अच्छी पार्टी करेंगे। शादी की सालगिरह ना सही, अपनी दोस्ती की तो पार्टी करेंगे ही। उसके लिए मैंने बहुत अच्छा प्लान भी बनाया था, पर जब आहान आ गया और फिर तुम्हारी उससे दोस्ती हो गई तो मुझे सिवाय तुम दोनों के और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। और फिर तुम्हारे साथ वह हादसा हो गया। और जब हमारी एनिवर्सरी थी तब तुम हॉस्पिटल में थी और तुम थी कि कुछ बोलने को भी तैयार नहीं थी। सोना उदास सी हो जाती है। हमने हमारी शादी की सालगिरह भी नहीं मनाई ना। आदित्य बोला, कोई बात नहीं जान, हम दूसरी वाली मना लेंगे। वैसे तो सही मायने में हम कल ही पति पत्नी बने हैं, तो सही मायने में तो कल ही हमारी शादी हुई है ना। सोना शर्मा कर आदित्य के सीने में अपना मुंह छिपा लेती है। आदित्य सोना को गले से लगा लेता है। आदित्य जी छोड़िए, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। आदित्य बोला, दिन भर तुमने बहुत सोया है, मैं जानता हूँ, अब कोई नींद नहीं आ रही है। सोना बोली, नहीं मुझे आ रही है। सोना ब्लैंकेट को पूरा कवर करके सो जाती है। आदित्य सोना को देखता है, फिर वह खुद ब्लैंकेट को खींच लेता है। सोना बोली, निकलो निकलो मेरे कमरे से बाहर। आदित्य बोला, ये मेरा कमरा है, मेरा बिस्तर है, मेरा ब्लैंकेट है, तो मैं क्यों जाऊं? सोना बोली, ठीक है, मैं जा रही हूँ सोने। सोना जैसे ही उठने लगती है, आदित्य उसे पकड़कर गले से लगा लेता है और बोलता है, मैं तो सिर्फ तुम्हें छेड़ रहा था, सो जाओ। और दोनों आराम से एक दूसरे के पास सुकून से सो जाते हैं। आदित्य सोना के साथ में एक खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सोना की माँ भी अब बेफिक्र होकर वापस अपने घर चली गई थी, क्योंकि अब उसकी बेटी का घर अच्छी तरह से बस गया था। वह जान गई थी कि उसकी बेटी उसके घर में बहुत खुश है। वहीं आदित्य भी अपनी कंपनी के कामों में लग गया और सोना अपने कॉलेज में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अनुराधा जी भी सोना और आदित्य को देखकर बहुत खुश थे। एक दिन आदित्य सोना से बोला, क्या बात है सोना, तुम बहुत थकी थकी सी लगती हो, ऐसा लग रहा है कि तुम कमजोर होती जा रही हो। क्या हुआ, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? सोना मुस्कुराते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरी ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं। आदित्य बोला, नहीं ऐसा है, मुझे लग रहा है कुछ दिनों से तुम्हारा चेहरा भी उतरा हुआ है। सोना बोली, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी थकान है। आदित्य बोला, ठीक है, चलो तुम सो जाओ, मैं अपने ऑफिस का कुछ काम निपटा रहा हूँ, मैं स्टडी रूम में हूँ। सोना बोली, नहीं मुझे आपके बिना अकेले नींद नहीं आएगी, आप भी सो जाइए ना, काम कल कर लेना। सोना, मेरा काम करना बहुत ज़रूरी है, कल मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, तो उसके लिए मुझे आज इस पर काम करना है। तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा तुम्हारे पास में। आदित्य सोना के फोरहेड को चूमता हुआ वहाँ से चला जाता है। सोना आदित्य से गुस्सा हो जाती है और बेड पर लेट जाती है। खड़ूस कहीं के, अकेला छोड़कर चले गए, खुद तो साथ में रोज सोकर मेरी आदत बिगाड़ दी है, अब नींद नहीं आती है और यह काम करने चले गए। सोना इधर से उधर करवटें बदलती है, पर उसे आदित्य के बिना नींद नहीं आ रही थी। रात के तकरीबन 2 बजे आदित्य अपना काम खत्म करके रूम में आता है तो देखता है कि सोना फ़ोन चला रही थी। आदित्य गुस्से से बोला, तुम अभी तक सोई नहीं, मैंने तुम्हें कहा था ना कि सो जाना। सोना को भी आदित्य पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह कभी से आदित्य का वेट कर रही थी और ऊपर से वह उस पर गुस्सा कर रहा है। सोना आदित्य से मुंह फोड़ते हुए बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आदित्य हैरानी से सोना को देखता है, क्या यह तुम क्या कह रही हो?
एक तो गलती तुम कर रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम जग रही हो, ऊपर से गुस्सा कर रही हो। सोना बोली, इसमें गलती मेरी नहीं आपकी है। आदित्य बोला, क्या मेरी क्या गलती है इसमें? सोना बोली, आपने मेरी आदत बिगाड़ दी है। अब जब तक आप मेरे पास नहीं होते तो मुझे नींद नहीं आती है। मैंने बहुत कोशिश करी पर मुझे नींद नहीं आई, तो मैं क्या करूं? सोना यह सब बात मुंह फुलाकर कहती है। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, आई एम सॉरी जान, मुझे पता नहीं था, पर काम करना बहुत अर्जेंट था। चलो अब लाइट बंद करो, सो जाओ, सुबह मुझे जल्दी मीटिंग के लिए निकलना है। सोना गुस्से से रात के 2 बजे तक काम कर रहे हैं, सुबह जल्दी जाना है, तो आप आए क्यों? कमरे में वहीं सो जाते, आने की क्या ज़रूरत थी? आदित्य सोना को हैरानी से देखता है। जो लड़की इतनी सीधी सादी थी, कभी कुछ डिमांड नहीं करती थी, वह आजकल दिन प्रतिदिन बच्चों के जैसे जिद करने लगी थी। पर उसे सोना का इस तरीके से जिद करना बहुत अच्छा लग रहा था। आदित्य सोना के पास में बेड पर लेट जाता है और सोना को अपनी तरफ खींचकर सीने से लगाकर आंखें बंद कर लेता है। सोना बोली, छोड़ो छोड़ो खड़ूस इंसान, मुझे पहले तो मुझे अकेला छोड़कर चले गए और अब झूठा प्यार जता रहे हैं, छोड़िए मुझे। आदित्य आंखें बंद करके ही बोलता है, हिलना डुलना बंद करो, थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। सोना आदित्य को घूर कर देखती है। आदित्य की आंखें बंद रहती है, फिर भी वो सोना की नज़र अपने पर महसूस करता है। आदित्य सोना के फोरहेड को चूमते हुए, गुड नाइट जान, सो जाओ। आदित्य और सोना सो जाते हैं और दोनों सुबह सुबह उठकर अपने काम में लग जाते हैं। आदित्य अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है, वहीं सोना अपने कॉलेज जाने के लिए। आदित्य सोना से बोला, आज भी तुम बहुत थकी हुई लग रही हो सोना, आज की छुट्टी ले लो। सोना बोली, नहीं आदित्य जी, आज मेरी बहुत ज़रूरी क्लास है, आज मैं किसी भी हालत में छुट्टी नहीं ले सकती हूँ, मेरा जाना ज़रूरी है। आदित्य बोला, ठीक है, पर अपनी क्लास ख़त्म करके जल्दी आ जाना या मुझे फ़ोन कर देना, मैं ड्राइवर को भेज दूँगा। सोना बोली, ठीक है। आदित्य बोला, चलो मैं निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। सोना बोली, पर आपने नाश्ता भी नहीं किया। आदित्य बोला, नहीं, पहले ही लेट उठे हैं तो और देर हो गई है, मैं निकल रहा हूँ, तुम नाश्ता करके तैयार रहना, मैं ऑफिस पहुँचकर ड्राइवर को भेज दूँगा तो वह तुम्हें छोड़ देगा। सोना बोली, आप परेशान मत होइए, मैं कैब लेकर चली जाऊँगी। आदित्य बोला, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ड्राइवर को भेज दूँगा, वह तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देगा। सोना बोली, ठीक है, आप जाइए, आपको देर हो रही है। आदित्य सोना को हग करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। सोना को भी कॉलेज जाना रहता है, वह भी तैयार होकर नीचे आती है। अनुराधा जी भी वहाँ पर आती हैं। अनुराधा जी सोना से बोली, सोना, आदि कहाँ है? सोना बोली, वह आदित्य जी की एक ज़रूरी मीटिंग थी माँ, इसलिए वह जल्दी ही चले गए हैं। अनुराधा जी बोली, आदि ने नाश्ता नहीं किया? सोना बोली, हाँ माँ, मैंने उन्हें कहा था पर वह नहीं माने और जल्दी में चले गए। अनुराधा जी बोली, या लड़का भी ना, इतने दिनों से काम काम बस काम में ही लगा हुआ है, खाने पीने की तो उसे फुर्सत ही नहीं है। सोना बोली, माँ आप चिंता मत कीजिए, वो मुझे कॉलेज छोड़ने के लिए ड्राइवर को भेजेंगे तो मैं उनका नाश्ता पैक कर दूंगी, तो ड्राइवर ऑफिस में दे देंगे तो वो ऑफिस में नाश्ता कर लेंगे। अनुराधा जी बोली, तेरी ही वजह से मैं आदि को लेकर निश्चिंत हूँ बेटा, मुझे पूरा भरोसा है, तू उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। अनुराधा जी सोना के सिर पर हाथ फेरती हैं, सोना भी मुस्कुरा देती है। दोनों ही सास बहू बैठकर नाश्ता करते हैं। थोड़ी देर में ड्राइवर भी आ जाता है, सोना उसके साथ में कॉलेज चली जाती है। सोना आदित्य का नाश्ता भी पैक करके उसे आदित्य को देने के लिए कह देती है और ड्राइवर सोना को कॉलेज में छोड़कर ऑफिस के लिए निकल जाता है। सोना भी अपनी क्लास में चली जाती है, उसे बहुत थकान हो रही थी, उसे तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं लग रही थी, पर फिर भी आज बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास था, इस वजह से आज वो ना चाहते हुए भी कॉलेज आ गई, वरना उसका भी कॉलेज आने का मन तो नहीं था। कॉलेज जाने के बाद उसे उसके दोस्त मिल जाते हैं। वैसे तो सोना के कॉलेज में कई सारे लोगों से दोस्ती हो गई थी, पर प्रिया, नेहा, सुमित और निहाल, यह चार उसके सबसे ज़्यादा खास दोस्त हैं। इन पांचों की अपनी ही एक गैंग बन गई थी। प्रिया बोली, सोना तेरा चेहरा कितना उतरा हुआ लग रहा था, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? सोना बोली, हाँ ठीक तो नहीं है, और आज मिसेस द्विवेदी की इम्पॉर्टेंट क्लास थी इसलिए मैं कॉलेज आ गई। नेहा बोली, अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो क्यों आई, हम तुझे नोट्स दे देते। सोना बोली, पर नोट्स से उतना समझ में नहीं आता ना जितना क्लास अटेंड करने से समझ में आता है, इसलिए आ गई। निहाल बोला, कोई बात नहीं, क्लास अटेंड कर लो, उसके बाद में जल्दी घर चले जाना। सभी क्लास अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। क्लास पूरे 2 घंटे चलती है, उसमें तो सोना को और भी ज़्यादा थकान हो जाती है। क्लास खत्म होकर जैसे सब क्लास से बाहर आते हैं, सबके ही चेहरे उतर जाते हैं, सभी काफ़ी थक जाते हैं। निहाल बोला,
चलो थोड़ी देर कैंटीन में बैठते हैं, कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख भी लगी है और थक भी गए हैं। सोना बोली, हाँ मैं भी बहुत थक गई हूँ, एक कप कॉफ़ी पी लूँगी तो थोड़ा रिलैक्स लगेगा, बहुत थकान हो रही है और चक्कर से भी आ रहे हैं। प्रिया बोली, ठीक है सब चलते हैं कैंटीन में। सभी कैंटीन की तरफ जाते हैं, पर कैंटीन के पहुँचने से पहले ही सोना को चक्कर आते हैं और सोना वहीं बेहोश हो जाती है। सोना को इस तरह बेहोश देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। सभी सोना को देखकर घबरा जाते हैं। प्रिया और नेहा सोना को उठाने की कोशिश करती है, पर सोना होश में नहीं आती है। निहाल बोला, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। प्रिया बोली, हाँ तुम सही कह रहे हो निहाल, मैं अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ, इसे मेरी गाड़ी में हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। नेहा, प्रिया और सुमित तीनों ही सहमति जता देते हैं। निहाल सोना को उठाकर अपनी गाड़ी की तरफ लेकर जाता है और चारों ही उसे लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। इसी बीच नेहा बार बार सोना के फ़ोन से आदित्य को फ़ोन करती है, पर आदित्य फ़ोन रिसीव नहीं करता है। आदित्य एक ज़रूरी मीटिंग में होने के कारण अपना फ़ोन साइलेंट कर देता है, जिससे उसे फ़ोन का पता नहीं चलता है। डॉक्टर सोना का चेकअप करते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। सभी दौड़कर डॉक्टर के पास जाते हैं। निहाल बोला, अब सोना कैसी है? डॉक्टर, इनके हस्बैंड कौन है? क्या आप इनके हस्बैंड हैं? निहाल बोला, नहीं नहीं, मैं सोना का दोस्त हूँ। उनके हस्बैंड को फ़ोन लगाया पर वो फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। डॉक्टर बोले, आप जल्दी से जल्दी इनके हस्बैंड को बुला दीजिए। नेहा बोली, क्या हुआ सर, कोई परेशानी है क्या? डॉक्टर बोले, इतना घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, बस मुझे इनके हस्बैंड से कुछ काम है, तो आप जितना जल्दी हो सके इनके हस्बैंड को बुला दीजिए। उधर आदित्य भी अपनी मीटिंग से फ्री हो जाता है तो वह फ़ोन चेक करता है। देखता है तो उसे सोना के कई सारे मिस कॉल दिखते हैं। वह घबरा जाता है। वह तुरंत फ़ोन लगाता है तो नेहा फ़ोन उठाती है। आदित्य बोला, हेलो सोना, कहाँ हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? तुमने इतने सारे फ़ोन क्यों किए? नेहा घबराई हुई आवाज़ में, आदित्य जी मैं सोना नहीं, नेहा हूँ, सोना की दोस्त। आदित्य घबराते हुए बोला, नेहा आप? सोना कहाँ है और उसने मुझे इतने सारे फ़ोन क्यों किए और उसका फ़ोन आपके पास में क्यों है? नेहा बोली, आदित्य जी आप जितना जल्दी हो सके सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही आदित्य के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आदित्य बोला, क्यों, क्या हुआ? सोना ठीक तो है ना? नेहा बोली, पता नहीं आदित्य जी, सोना अचानक से कॉलेज में बेहोश हो गई थी, हम उसे हॉस्पिटल में लेकर आ गए हैं, पर डॉक्टर को आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, वह आपको ही बुला रहे हैं। आदित्य बोला, मैं अभी बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, आप सोना का ध्यान रखना। आदित्य बुलेट ट्रेन की तरह भागते हुए सोना के पास पहुंच जाता है। सोना के दोस्त सोना के रूम के बाहर खड़े रहते हैं। आदित्य उनके पास जाता है। सोना कहाँ है, वह कैसी है? नेहा रूम की तरफ इशारा करती है। आदित्य भागकर रूम में जाता है। सोना बेहोश थी। आदित्य सोना को हिलाते हुए, सोना क्या हुआ है तुम्हें? तुम अब ठीक हो ना? सोना बोलो, मुझसे बात करो, क्या हुआ है? तुम अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही हो? तभी पीछे से नर्स आती है। अरे ये आप क्या कर रहे हो? वह रेस्ट कर रही हैं, उन्हें इंजेक्शन दिया है इसलिए वह अभी नींद में है, आप चिंता मत कीजिए, वो ठीक है। आदित्य बोला, पर हुआ क्या है नर्स? डॉक्टर आपका कभी से वेट कर रही हैं अपने केबिन में, आप उनके केबिन में जाइए। आदित्य भागते हुए केबिन की तरफ जाता है। आप कौन? आदित्य, मैं आदित्य मित्तल हूँ, सोना का हस्बैंड, आपने मुझे बुलवाया था। सोना को क्या हुआ है डॉक्टर, वह कैसी है? डॉक्टर बोले, आप शांति से यहाँ बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। डॉक्टर बोले, आप शांति से यहाँ बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, वह फिलहाल ठीक है। आदित्य बोला, पर वह इस तरीके से बेहोश क्यों हुई और आपको मुझसे ऐसी क्या बात करनी थी? क्या हुआ? सोना ठीक तो है ना? डॉक्टर सब ठीक है ना? डॉक्टर बोली, देखिए मिस्टर मित्तल, भले ही सोना आपकी वाइफ है, पर अभी शारीरिक रूप से वो कमज़ोर हैं। उनके दोस्त से बात करने पर पता चला था कि उनकी हेड इंजरी भी हुई थी और आप लोगों की फैमिली में भी कुछ इशू चल रहे थे जिससे उन्हें बहुत स्ट्रेस हुआ है। आदित्य बोला, पर वह पहले की बात है, अभी तो सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। डॉक्टर बोली, हाँ मैं मानती हूँ कि अभी सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, पर हम उनकी हेल्थ को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते हैं। सोना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, शायद रात को ढंग से ना सोना, ढंग से डाइट ना लेना, यह सब उनके हेल्थ पर और उनके माइंड पर असर कर रहा है। उन्हें इस वजह से पीरियड्स में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही होंगी। आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। आदित्य बोला, हाँ उसने बताया तो था उस टाइम पर वह ज़्यादा थकान होती है, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। सोना ने कहा कि यह नॉर्मल है, सभी को होती है।
डॉक्टर बोले नहीं, नॉर्मल नहीं है, उनको नॉर्मल से कहीं ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होगी, जो शायद उन्होंने आपको बताई नहीं है, पर आपके हस्बैंड होने के नाते इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए था। आदित्य बोला सॉरी डॉक्टर, मेरी गलती है, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर बोली कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी सारी चीज़ें हमारे अंडर कंट्रोल ही है। बस आपको थोड़ा उनका ज़्यादा ध्यान देना होगा, आप लोगों को एक दूसरे से डिस्टेंस भी मेंटेन करने होंगे और खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और यह भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्हें स्ट्रेस कम से कम हो। जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज़्यादा हेल्थ पर असर होगा। आप मुझे उनकी पुरानी सर्जरी के बारे में बता सकते हैं? आदित्य सोना की हेड सर्जरी हुई थी, उसके बारे में भी डिटेल में डॉक्टर को बताता है। उसने अपने फ़ोन में सोना की सारी डिटेल रखी थी, वो भी डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर उसकी बात सुनकर और ज़्यादा घबरा जाती हैं। डॉक्टर बोली इस हिसाब से तो आपको उनका और एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा और आप हो सके तो उनके कुछ टेस्ट भी करवा लीजिए ताकि पता चले कि उन्हें हेड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि उनकी बॉडी में तो बहुत सारे चेंज हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा अंदर से वीकनेस हो गई है। आदित्य को अपने आप में ही शर्म महसूस हो रही थी, उसने सोना का अच्छे से ध्यान नहीं रखा। वह सोना को अपने करीब पाकर इतना खुश हो गया था कि उसका ध्यान ही नहीं गया इन सब चीज़ों पर। सोना की हेल्थ पर कितना बुरा असर हुआ है यह सोचकर ही उसे बहुत बुरा लग रहा था। आदित्य बोला आई एम सॉरी डॉक्टर, मैं सभी चीज़ों का पूरा ध्यान रखूँगा, अब मैं बिल्कुल सोना से डिस्टेंस मेंटेन करके रखूँगा। डॉक्टर बोली यह सारी मेडिसिन मैंने आपको लिख दी है, आप टाइम टू टाइम खिलाना और उन्हें अच्छा हेल्दी फूड खिलाइएगा ताकि जल्दी से जल्दी वो रिकवर कर सकें। आदित्य बोला ओके, थैंक यू डॉक्टर, मैं पूरा ध्यान रखूँगा। डॉक्टर बोली ठीक है, आप 15 दिन बाद चेकअप करवाने आ जाइएगा ताकि पता चलेगा कि हेल्थ में प्रोग्रेस हो रही है। आदित्य बोला ठीक है। आदित्य डॉक्टर के पास से चला जाता है। आदित्य सोना के दोस्तों को भी अपने अपने घर जाने के लिए बोल देता है क्योंकि सोना बेहोश थी और उसे होश में आने में काफ़ी टाइम लग सकता था, इसलिए वो कब तक यहाँ रहते, इसलिए वह उन्हें घर जाने के लिए बोल देता है। आदित्य सोना के पास उसके रूम में आता है। आदित्य पास में रखी चेयर खींचकर सोना के पास बैठ जाता है और सोना का हाथ अपने हाथ में लेकर उसके हाथ को चूम लेता है। सोना को देखकर आदित्य की आंखों में नमी आ जाती है। आदित्य बोला मुझे माफ़ कर देना सोना, मैं तुम्हारी तकलीफ़ को भी नहीं देखा, मैं कैसे जान नहीं पाया कि तुम कितनी तकलीफ़ में हो, तुमने भी मुझे नहीं बताया, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम सब कुछ मेरे लिए की और मैं तुम्हें समझा ही नहीं। मुझे माफ़ कर देना सोना, आज के बाद मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगा, तुम्हें ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। आदित्य एकटक सोना को देखता रहता है। धीरे धीरे सोना को होश आने लगता है, उसके हाथों की उंगलियां हिलने लगती हैं। आदित्य बोला सोना सोना तुम ठीक हो ना? डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आइए, सोना को होश आ गया है। वह बाहर जाकर डॉक्टर को आवाज़ लगाता है। नर्स डॉक्टर के पास जाती हैं और डॉक्टर को बुला लाती हैं। सोना को भी पूरा होश आ जाता है। डॉक्टर बोले आदित्य जी आप प्लीज़ 5 मिनट बाहर जाइए, मुझे चेकअप करना है, आप फिर बात कर लेना। आदित्य बोला नहीं डॉक्टर, मैं सोना को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, आप ऐसे ही देखिए। डॉक्टर बोले आप प्लीज़ मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं चेक कर लूँगी, फिर आप इन्हें ले जा सकते हैं। तकरीबन 5 मिनट बाद डॉक्टर आती हैं। अब आपकी वाइफ ठीक है, आप उन्हें घर लेकर जा सकते हो, बस जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसका ध्यान रखना। आदित्य बोला ठीक है। डॉक्टर बोली आप डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए और अपने वाइफ को लेकर जा सकते हैं। डॉक्टर वहाँ से चली जाती हैं। आदित्य भागते हुए सोना के कमरे में आता है। आदित्य को देखकर सोना के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आदित्य सोना के सिर पर हाथ फेरते हुए कैसी हो जान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मेरी तो जान ही निकल गई थी तुम्हें ऐसे देखकर। मैंने तुमसे पूछा था ना कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सोना बोली वो मैं। आदित्य बोला कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मेरी ही गलती है, मुझे ध्यान देना चाहिए, तुम तो बहुत अच्छी वाइफ हो पर मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ। सोना आदित्य की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए खबरदार, अगर मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ भी गलत बोला तो मेरे हस्बैंड दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड हैं, अगर आपने उनके बारे में एक शब्द भी कुछ बोला ना तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी और कभी बात नहीं करूंगी। आदित्य सोना का हाथ पकड़ते हुए सॉरी, अब तुम्हारे हस्बैंड के लिए कुछ भी नहीं बोलूँगा, तुम्हारा हस्बैंड बहुत अच्छा है पर थोड़ा सा केयरलेस है, जो अब वो बिल्कुल नहीं रहेगा, अब तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगा। तुम रेस्ट करो, मैं डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर घर चलते हैं, माँ भी हमारा इंतज़ार कर रही होगी। मैंने अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं बताया है वरना वो बहुत ज़्यादा डर जाती, हम उन्हें चलकर ही सब बता देंगे।
मैंने उनको मैसेज कर दिया है कि तुम मेरे साथ ही हो। सोना बोली ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो माँ को नहीं बताया, वरना वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती। अब हम घर जाएंगे, हम सामने देखेंगे तो कोई बात नहीं, फिर हम उन्हें सब बता देंगे। आदित्य बोला ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं 5 मिनट में अभी आता हूँ। आदित्य मुस्कुराते सोना बोली प्लीज़ जल्दी आ जाइएगा। आदित्य मुस्कुराते हुए बस यूं गया और यूं आया। आदित्य सोना को डिस्चार्ज कराकर घर लेकर आ गया। अनुराधा जी सोना को इस तरह से देखकर, क्या हुआ सोना को अपनी गोद में उठाकर क्यों ला रहे हो, कहीं चोट आई है क्या? मुझे बताओ, नहीं तो चलो पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। सोना बोली अरे मैं ठीक हूँ, या आदित्य जी भी ना मुझे गोद में उठा लिया, मैं चल सकती हूँ। आदित्य सोना को सोफे पर बिठा देता है। अनुराधा जी बोली सच सच बताओ क्या हुआ है, सोना का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? सोना बोली अरे माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। अनुराधा जी बोली नहीं, तुम्हें मेरी कसम है, तुम मुझे सही सही बताओ क्या हुआ, कुछ परेशानी है? आदि के चेहरे से लग रहा है कि कुछ बात है। आदित्य शॉर्ट में ही सोना की प्रॉब्लम के बारे में अनुराधा जी को बता देता है, वह उन्हें पूरी डिटेल में नहीं बताता है। अनुराधा जी सोना के सिर पर हाथ फेरते हुए, यह बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती, दूसरों का ही ख्याल रखना होता है, अपना तो कोई ख्याल ही नहीं है, मेरी तो एक भी नहीं सुनती, बस अपनी मनमानी करते रहती है। सोना बोली अरे माँ बस बस बस, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं जो आप इतना टेंशन ले रही हैं, मैं ठीक हो जाऊंगी, अब थोड़ी सी दवाई लूँगी तो जल्दी ठीक हो जाऊंगी। आदित्य बोला बिल्कुल भी नहीं, दवाई के साथ साथ हेल्दी डाइट और मेडिसिन भी हर चीज़ करनी होगी। सोना बोली नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं वह घास फूस वाला खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला अब तुम्हें वही खाना है जब तक डॉक्टर तुम्हें क्लीन चिट ना दे दे, तब तक तुम्हें बस घास फूस वाला ही खाना खाना है, नो स्पाइसी खाना, नो बाहर का खाना। सोना अपना मुंह बनाते हुए, ऐसे तो मैं और ज़्यादा बीमार हो जाऊंगी, ऐसे बीमारों वाला खाना खाऊंगी तो। आदित्य बोला उसे हेल्दी खाना कहते हैं, ना कि बीमारों वाला खाना। अनुराधा जी बोली हाँ बेटा, ये भी तेरे साथ में वैसा ही करेगा जैसा मेरे साथ करता था, मुझे तो कितना टाइम हो गया है, मैंने तो कुछ चटपटा खाया ही नहीं, जब देखो बस सूप सैलेड, बस यही खाने को मिल रहा है। आदित्य बोला दोनों सास बहू की बातें खत्म हो गई हो तो सोना अब तुम जाकर रेस्ट करना, रात होने को आई है इसलिए मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, तुम भी अब रेस्ट करो, तुम्हारा खाना है रूम में ला दूंगा। माँ आपका खाना? अनुराधा जी बोली मैंने तो खा लिया बेटा, तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तुम लोग लेट हो गए इसलिए मैंने अपना खा लिया। आदित्य बोला ठीक है, आप भी जाकर रेस्ट करो, और खुद सोना को लेकर ऊपर रूम में जाने लगता है। अनुराधा जी के सामने इस तरह से आदित्य की गोद में सोना को बहुत शर्म आ रही थी। आदित्य सोना को रूम में लेटाकर दोनों के लिए खाना लेने चला गया। आदित्य सोना के लिए खाना लेकर रूम में आता है, सोना बस एकटक आदित्य को देख रही थी। आदित्य अपना काम करते हुए ही सोना से। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला कब तक मुझे ऐसे ही घूरोगी, तुम्हारा ही हस्बैंड हूँ, हाँ मानता हूँ थोड़ा ज़्यादा हैंडसम हूँ, पर इस तरह से अपने हस्बैंड को देखना। सोना एकदम से शक पका जाती है। सोना बोली नहीं मैं वो। आदित्य सोना के गाल सहलाते हुए कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे तो अच्छा लग रहा है कि मेरी वाइफ मुझे इस तरह से देख रही है। सोना भी मुस्कुरा देती है, पर जैसे ही आदित्य प्लेट में खाना रखने लगता है सोना का मुंह बन जाता है। सोना चिढ़ते हुए बोली मैं बिल्कुल भी ये दलिया नहीं खाऊंगी। आदित्य बोला देखो सोना, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, पर तुम्हारी हेल्थ को लेकर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा, तुम्हें खाने में तो अभी यही खाना है, भले तुम कितना ही मुँह बना लो। सोना बोली मुझे खाना ही नहीं खाना है। आदित्य बोला तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो यह दलिया अच्छा रहेगा। आदित्य बोला अगर तुमको पसंद नहीं है तो तुम्हारा साथ देने के लिए दलिया मैं भी खा रहा हूँ, ताकि तुम्हें अकेला न लगे। सोना बहुत ही प्यार से आदित्य से बोलती है आदित्य जी मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे आप जैसा जीवन साथी मिला है, पता नहीं पिछले जन्म में मैंने क्या इतने अच्छे काम करे जो मुझे आप मिले। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला मुझे भी ऐसा ही लगता है, चलो दोनों ने ही बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जभी एक दूसरे को मिले हैं। वैसे इस तरीके से प्यारी प्यारी बातें करके मुझे मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कर लो खाना तो पड़ेगा ही। सोना क्यूट सा पप्पी फेस बनाते हुए अभी भी खाना पड़ेगा? आदित्य बोला हाँ बिल्कुल, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती हो? सोना बोली नहीं आदित्य जी मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ये दलिया क्या चीज़ है। वो चम्मच लेकर खाने लगती है तो आदित्य उसका हाथ पकड़कर नामे गर्दन हिलाता है। सोना बोली क्या हुआ, अभी तो आप कह रहे थे कि मुझे खाना पड़ेगा। आदित्य बोला खाना नहीं तुम्हें खिलाना पड़ेगा। आदित्य बोला देखो तुम्हें भी दलिया पसंद नहीं, मुझे भी पसंद नहीं, पर मजबूरन यह खाना पड़ेगा, इसलिए तुम मुझे खिलाओ मैं तुम्हें खिलाऊं। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखकर एक दूसरे को दलिया खिलाते हैं, दोनों को ही पता नहीं चलता है कि कब उनका दलिया खत्म हो गया। सोना बोली अरे वाह दलिया खत्म हो गया, जितना सोचा था उतना बुरा भी नहीं लगता है।
आदित्य बोला, जब हम एक दूसरे के साथ में हो ना तो बुरी से बुरी चीज़ भी अच्छी हो जाएगी, बस तुम हमेशा मेरे साथ में रहना। सोना अपने दोनों हाथ आदित्य के गले में लपेटते हुए, हमेशा मैं आपके साथ में रहूँगी, कहीं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। आदित्य बोला, पक्का ना? सोना बोली, हाँ बाबा पक्का, प्रॉमिस, कभी नहीं जाऊँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। आदित्य सोना का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। थोड़े ही दिनों में सोना ठीक हो जाती है और वापस से कॉलेज जाने लग जाती है। आदित्य भी अपने ऑफिस के कामों में बिजी हो जाता है। दोनों की लाइफ बहुत ही स्मूथली और प्यार से चल रही थी। एक दिन आदित्य शाम को घर जल्दी आ जाता है। सोना बोली, आज आप जल्दी आ गए? आदित्य बोला, हाँ आज एक पार्टी में जाना है, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, चलो तुम भी रेडी हो जाओ। सोना बोली, पर मैं क्या करूँगी पार्टी में, वहाँ पर तो सब आपके ऑफिस के लोग होंगे, मैं नहीं जाऊँगी, मैं बोर हो जाऊँगी। आदित्य बोला, वहाँ पर सभी की वाइफ भी साथ में आएंगी, तुम्हें अच्छा लगेगा जब मैं ले जाऊँगा तो। सोना सोचते हुए बोली, ठीक है, फिर मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। आदित्य तैयार हो जाता है। आदित्य ने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था जिसमें वह काफ़ी हैंडसम लग रहा था। आदित्य नीचे आकर सोना का इंतज़ार करता है। अनुराधा जी भी वहीं आदित्य के पास में बैठी रहती हैं। आदित्य सोना को आवाज़ लगाता है, सोना कितनी देर, जल्दी चलो, लेट हो जाएगा। सोना ऊपर से अपने कमरे में से ही बोलती है, हाँ बस 2 मिनट में आ रही हूँ। आदित्य बोली, या लड़कियों को तैयार होने में इतना टाइम क्यों लगता है? अनुराधा जी बोली, तू नहीं समझेगा, तू एक लड़की नहीं है ना, तुझे नहीं पता लड़कियों को तैयार होने में बहुत टाइम लगता है। इतने में सीढ़ियों से टक टक सैंडल्स की आवाज़ आती है। आदित्य मुड़कर सीढ़ियों की तरफ देखता है तो देखता ही रह जाता है। सोना ने ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी, उसमें फुल स्लीव्स का ब्लाउज, खुले बाल, चेहरे पर लाइट मेकअप कर रखा था। सोना उसमें बहुत प्यारी लग रही थी। उसका गोरा रंग ब्लैक कलर में और निखर के आ रहा था। आदित्य तो मुंह खोले बस सोना को ही देखता रह गया। अनुराधा जी पीछे से बोली, ऐसे क्या घूर रहा है, तेरी ही बीबी है। आदित्य एकदम से सकपका जाता है, नहीं बस वो मैं। अनुराधा जी आदित्य का कान खींचते हुए, अब माँ से झूठ बोलेगा, सब समझती हूँ मैं, बहुत सुंदर लग रही है ना? आदित्य शर्माते हुए बोला, हाँ बहुत ज़्यादा। अनुराधा जी बोली, तू तो ऐसे शर्मा रहा है जैसे नई नवेली शादी हुई है। आदित्य बोला, अरे छोड़िए माँ प्लीज़, आप भी मुझे तंग कर रही हैं। आदित्य अपना कान छुड़ाकर बाहर की तरफ चला जाता है। अनुराधा जी उसको जाते हुए देखकर मुस्कुराती हैं। सोना बोली, क्या हुआ माँ, ये ऐसे क्यों चले गए, नाराज़ हो गए क्या मुझसे? अनुराधा जी बोली, नहीं नहीं बस कुछ नहीं, हम दोनों माँ बेटी की बात है। अनुराधा जी सोना की बलैया लेते हुए बोली, बहुत सुंदर लग रही हो बेटा, बस दोनों हमेशा ऐसे ही साथ में रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। सोना बोली, ठीक है माँ, अब हम चलते हैं, आप भी खाना खाकर सो जाइएगा, शायद हमें देर हो जाए। अनुराधा जी बोली, तुम चिंता मत करो बेटा, मैं अपना ध्यान रख लूँगी, तुम भी अपना ध्यान रखना और टाइम से घर आ जाना। सोना बोली, ठीक है माँ, हम जल्दी आ जाएंगे। अनुराधा जी अपने रूम में चली जाती है और सोना बाहर आकर कार में बैठ जाती है। आदित्य कार में बैठा मंद मंद मुस्कुरा रहा होता है। सोना बोली, क्या बात है, आज तो बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो। आदित्य बोला, नहीं कुछ नहीं, बस बोलते हुए कार स्टार्ट कर देता है। सोना बोली, नहीं प्लीज़ बताइए ना क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे थे, और अंदर माँ से भी आप क्या बात कर रहे थे? आदित्य बोला, नहीं कुछ भी तो नहीं। सोना मुँह फुलाकर अपने दोनों हाथ बांधते हुए, ठीक है, नहीं बताना है तो मैं भी नहीं पूछूंगी, ना ही मैं भी अब कुछ बताऊंगी और किसी से बात भी नहीं करूंगी। आदित्य बोला, अरे मेरी जान, तुम तो गुस्सा हो गई, ऐसी कुछ भी बात नहीं है, वो तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो ना। सोना ऐसे ही मुँह बनाते हुए, अच्छी लग रही हूँ तो यह बात आप मुझसे कहेंगे या खुद सोचकर मन ही मन मुस्कुराएंगे? आदित्य सोना को प्यार से मनाते हुए, नहीं तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस खुश हो रहा था कि भगवान ने मुझे इतनी सुंदर बीबी दी है। आदित्य की बात सुनकर सोना शर्माने लगती है और अपनी नज़रें झुका लेती है। सोना की ऐसी हरकत को देखकर आदित्य अपने दिल पर हाथ रखकर, हाय ऐसी हरकत कर मेरी जान ही ले लोगी। सोना अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए, मैंने क्या किया? आदित्य एक हाथ से सोना के बालों को कान के पीछे करते हुए, तुम ऐसे प्यार से शर्माओगी तो जान ही तो निकलेगी ना मेरी। सोना झट से आदित्य के मुंह पर अपना हाथ रख देती है, ना में गर्दन हिलाती है। सोना की आंखें भर जाती है। आदित्य झट से गाड़ी रोक देता है, क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? सोना बोली, तो अभी तो मरने की बात कर रहे हैं। बोलते बोलते सोना के आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर आ जाते हैं। आदित्य उसके आंसू पोंछता है और सोना को गले से लगा लेता है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे कुछ नहीं होगा, ना ही मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा। अभी हमें बहुत सारा जीना है, अभी हमें हमारे बच्चे देखने हैं, उनको बड़ा करना है, उनकी शादी करनी है, साथ में बूढ़ा होना है, बहुत कुछ है लाइफ में, मुझे कुछ भी नहीं होगा। सोना भी आदित्य को कसकर गले लगा लेती है। सोना और आदित्य जल्दी से अलग होते हैं। आदित्य मुस्कुराते हुए कार स्टार्ट करता है और थोड़ी देर में ही वेन्यू पर पहुंच जाते हैं।
आदित्य और सोना दोनों ही कार से उतरते हैं। सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जिसके ऊपर नाम लिखा था ब्लू रोज। सोना बोली, वाह कितना सुंदर होटल है, बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर कैसा होगा। आदित्य आगे हाथ बढ़ाते हुए, तो चलो चल कर देखते हैं कैसा है। सोना भी आदित्य का हाथ थामते हुए दोनों होटल में चले जाते हैं। दोनों होटल के पार्टी हॉल में जाते हैं। पार्टी हॉल काफ़ी शानदार लाइटिंग से डेकोरेशन किया हुआ था। पार्टी में काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन और उनकी वाइफ भी आई हुई थी। आदित्य के स्टाफ के भी कुछ लोग आए हुए थे। सोना बोली, यह पार्टी किस चीज़ की है। आदित्य बोली, हमारी कंपनी और मिस्टर मेहरा की कंपनी दोनों साथ में मिलकर एक बड़ा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दोनों को एक कंबाइंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिला है, इसलिए मिस्टर मेहरा ने यह पार्टी ऑर्गेनाइज की है। सोना बोली, ओ अच्छा। तभी सामने से एक 40 से 45 साल का आदमी आता है। वेलकम मित्तल, बहुत देर लगा दिया आपने, हम तो कभी से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आदित्य बोला, हेलो मिस्टर मेहरा, माफ़ कीजिएगा थोड़ी देर हो गई थी। मेहरा की नज़र सोना पर पड़ती है। अब समझा कि क्यों देर हुई, लगता है मिसेस मित्तल को देखकर पार्टी में आने का मन ही नहीं हुआ। मेहरा ऊपर से नीचे तक सोना को देखता है। सोना को भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। आदित्य भी समझ जाता है। आदित्य कड़क लहजे में बोला, मतलब। मिस्टर मेहरा बोले, अरे मतलब मिसेस मित्तल को तैयार होने में टाइम लगा होगा। आदित्य सोना को अपने पास खींचते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, माई वाइफ इज़ वेरी पंक्चुअल, मुझे ही देर हो गई थी। और थोड़ी कड़क नज़र से मेहरा को देखते हैं। मेहरा भी समझ जाता है कि अब उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। वह अपनी नज़रें सोना से हटाते हुए, ठीक है कोई बात नहीं है, पार्टी एंजॉय करिए, और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। आदित्य सोना से बोला, तुम घबराओ मत, मेरे होते हुए किसी की भी नज़र तुम पर नहीं पड़ने दूंगा, बोलकर सोना को साइड से हक कर लेता है। तभी पीछे से जानी पहचानी आवाज़ आती है, हेलो आदित्य। आदित्य और सोना एकदम से पीछे पलटते हैं तो सामने शालिनी खड़ी रहती है। सोना शालिनी को देखकर एकदम से चौंक जाती है। आदित्य के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है। शालिनी को देखकर वह बिना एक्सप्रेशन के ही शालिनी से बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। आदित्य के रूड बिहेवियर से शालिनी की स्माइल गायब हो जाती है। वो मैं पार्टी में आई थी। आदित्य सोना से बोला, चलो हमें चलना चाहिए। शालिनी सोना से बोली, क्या अब तुम भी मुझसे बात नहीं करोगी, अब सब कुछ तो तुम्हें मिल गया है, अब मुझसे कैसा बैर। सोना बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी 3-4 आदित्य के एज के ही लड़के आदित्य के पास में आ जाते हैं। हाय आदित्य, कितने टाइम बाद मिले हो, तुम तो आजकल किसी पार्टी में आते ही नहीं हो। आदित्य सबसे हाथ मिलाते और गले मिलता है, बस ऐसे ही थोड़ा काम में बिजी रहता हूँ। सभी शालिनी से भी मिलते हैं। वह सारे लड़के आदित्य और शालिनी को घेर लेते हैं। सोना पीछे हट जाती है। उनमें से एक लड़का, वाह आदित्य, तुम और शालिनी अभी भी साथ में हो, वैसे एक साथ में तुम बहुत अच्छे लगते हो। यह सुनकर शालिनी खुश हो जाती है। आदित्य अपने आसपास सोना को देखता है। सोना आदित्य से दूर खड़ी रहती है। यह सुनकर सोना की आंखें भी भर आती है। आदित्य जैसे ही सोना के पास में जाता है, दूसरा लड़का आदित्य को शालिनी के साथ में खड़ा करते हुए, अरे कहाँ जा रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर, अभी तक गर्लफ्रेंड ही बना रखी है, शादी वादी भी करी है। आदित्य बोला, नहीं वो मैं, तुम लोग गलत समझ रहे हो। दूसरा दोस्त बोला, अब इसमें गलत क्या समझना, इतने सालों से साथ में हो तो शादी तो अब करोगे ही ना, बताओ कब कर रहे हो, या फिर चुपके चुपके शादी कर ली। उनमें से कोई भी आदित्य को कुछ बोलने ही नहीं देता है। शालिनी और सटकर आदित्य के पास खड़ी हो जाती है। यह देखकर सोना का दिल और जल जाता है। सोना वहाँ से जाने लगती है। आदित्य सबको धकेलते हुए दौड़कर सोना के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे कसकर गले लगा लेता है। आदित्य को किसी और के गले लगते हुए देखकर उसके सारे दोस्त हैरानी से आदित्य को देखते हैं। शालिनी का यह सब देखकर मुंह बन जाता है। सोना आदित्य की बाहों में सुबक रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। बहुत ही कम लोग जानते थे सोना और आदित्य के रिश्ते के बारे में। सभी लोग आदित्य और शालिनी को एक कपल मानते थे, क्योंकि कितने सालों से आदित्य पार्टी में शालिनी के साथ ही जाता था। शालिनी को पार्टी बहुत पसंद थी, वहीं सोना को ज़्यादा पार्टीज पसंद नहीं थी। अब वैसे भी जब से आदित्य और सोना की शादी हुई है तब से इतनी प्रॉब्लम चल रही थी कि उन्हें ऐसे पार्टी वगैरह में जाने का टाइम ही नहीं मिल पाया। आदित्य सोना को पानी पिलाता है, थोड़ा रिलैक्स करवाता है, फिर वापस अपने दोस्तों के पास में लेकर आता है। सभी चुपचाप आदित्य और सोना को ही देख रहे थे। आदित्य थोड़ी हार्ड वॉइस में, फ्रेंड्स मीट माई वाइफ सोना आदित्य मित्तल, यह मेरी लाइफ पार्टनर है, माई वाइफ, माई लाइफ, माई लव, माई एवरीथिंग। शालिनी मेरा पास्ट थी, पर मेरा प्रेजेंट, मेरा फ्यूचर सोना है। शालिनी और मेरा कोई वास्ता नहीं है, तो आइंदा से ध्यान रखना, मेरे साथ में कभी भी शालिनी को मत जोड़ना, क्योंकि मेरे साथ में सिर्फ एक ही लड़की सूट करती है और वह है सोना।
आदित्य के सारे दोस्त आदित्य और सोना से माफ़ी मांगते हैं। शालिनी तो तुनक कर वहाँ से चली जाती है। सोना का बहुत मूड खराब हो जाता है, उसका पार्टी में बिल्कुल भी मन नहीं करता है। वहीं आदित्य का भी यही हाल था। थोड़ी देर पार्टी में रुककर दोनों ही वापस घर आ जाते हैं। आदित्य और सोना दोनों ही चुपचाप रहते हैं, कोई किसी से कुछ कहता नहीं है। आदित्य मन में समझ जाता है कि उसके दोस्तों के बातों से सोना को बहुत बुरा लगा है, पर गलती उसी की है। उसने आज तक सोचली कभी सोना को अपनी वाइफ नहीं कहा है, इसलिए बहुत ही कम लोग सोना को जानते हैं। आदित्य सोना से बोला, आई एम सॉरी, मेरी वजह से। वह इतना ही बोलता है। सोना बीच में बोल देती है, इट्स ओके, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जब वो लोग मुझे जानते ही नहीं है तो फिर मुझे पहचानेंगे कैसे। आदित्य सोना की बातों से समझ जाता है कि उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। आदित्य मन ही मन में सोचता है कि ऐसा क्या किया जाए कि सोना की उदासी को दूर कर सके। दोनों ही वापस घर आ जाते हैं। सोना चुपचाप कपड़े चेंज करके बिस्तर पर लेट जाती है। आदित्य भी आकर सोना के पास में लेट जाता है। दोनों के बीच में बिल्कुल शांति छाई हुई थी। कोई भी एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहा था। दोनों के मन में ही अलग अलग चीजें चल रही थी। आदित्य अपने मन में कुछ सोचते हुए चुपचाप सो जाता है। सोना की सुबह नींद खुलती है तो वह आसपास देखती है, उसे आदित्य कहीं नजर नहीं आता है। सोना घड़ी में टाइम देखती है, अभी तो 7 ही बजे हैं। आदित्य जी इतनी जल्दी कहाँ चले गए। वह बाथरूम में देखती है तो उसे बाथरूम में भी आदित्य नहीं दिखता है। सोना सोची शायद जल्दी नींद खुल गई होगी, इसलिए फ्रेश होकर नीचे चले गए होंगे। सोना भी फ्रेश होकर तैयार होकर नीचे आती है। इधर उधर देखती है तो उसे आदित्य कहीं नजर नहीं आता है। सोना बोली, गीता दीदी, आपने आदित्य जी को देखा है। गीता बोली, हाँ साहब, अभी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं। सोना बोली, क्या इतनी जल्दी, कहाँ गए हैं। गीता बोली, वो तो पता नहीं, तैयार होकर ही गए हैं। मुझे तो ऐसा लगा शायद ऑफिस ही गए होंगे, शायद कुछ ज़रूरी मीटिंग होगी। सोना बोली, हाँ शायद हो सकता है, कल उनको न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसलिए कोई ज़रूरी मीटिंग होगी। अनुराधा जी पीछे से बोली, इतनी चिंता मत कर वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। ये लड़का तो ऐसा ही है, काम के आगे से इसे कुछ समझ में ही नहीं आता है। सोना बोली, नहीं माँ, बस ऐसे ही पूछ रही थी, आज वह इतनी जल्दी सुबह सुबह चले गए ना। अनुराधा जी बोली, कोई बात नहीं, उससे कुछ काम होगा, चल आजा बैठ कर नाश्ता कर ले, तुझे भी तो कॉलेज जाना है। सोना और अनुराधा जी दोनों ही नाश्ता करने बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में ड्राइवर आ जाता है। मैम चलिए, आपको कॉलेज छोड़ देता हूँ। वैसे तो रोज़ सोना को कॉलेज आदित्य छोड़ता था, पर कभी कभी उसे काम रहता तो ड्राइवर को भी भेज देता था। सोना को समझ में नहीं आता है कि आदित्य जी को क्या हुआ है। कल रात को भी उसने कुछ बात नहीं की थी, आज भी सुबह सुबह चला गया है। पता नहीं आदित्य के दिमाग में क्या चल रहा है। सोना अपने कॉलेज जाती है, उसके दिमाग में आदित्य ही चल रहा था। सोना अपने मन में सोच रही है, कहीं आदित्य जी को भी तो ऐसा नहीं लगता है कि वह और शालिनी जी ही अच्छे कपल। सोना बोली, नहीं नहीं, आदित्य जी ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा करना होता तो वो सबके सामने मुझे अपनी वाइफ क्यों बताते। पर कहीं फिर बाद में उन्हें उनके दोस्तों की बात सही तो नहीं लगी। सोना ही अपने ही मन में खुद से ही सवाल कर रही थी और खुद ही जवाब दे रही थी। इतने में ड्राइवर की आवाज़ आती है, मैम कॉलेज आ गया। सोना बाहर देखती है, उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो कॉलेज पहुंच गई। सोना फट से कार से उतर जाती है। ड्राइवर बोला, ठीक है, मैं शाम को लेने आ जाऊंगा। सोना बोली, आप ही आएंगे। ड्राइवर बोला, हाँ साहब को कुछ काम है तो उन्होंने मुझे आपको ले आने के लिए भी बोला है। शाम को मैं ठीक 5 बजे आ जाऊंगा। सोना हाँ में गर्दन हिलाती है और कॉलेज में चली जाती है। सोना सोच रही है, अब क्या आदित्य जी मुझसे दूर रहेंगे, मुझे कॉलेज भी छोड़ने नहीं आएंगे और ना ही लेने आएंगे। सोना का सारे दिन कॉलेज में मन नहीं लगता है। वह अपनी लेक्चर अटेंड जरूर करती है, पर उसे प्रोफेसर ने क्या कहा है उसे इस बात का पता ही नहीं था। शाम को वह मन मार कर घर आ जाती है। घर आकर वह इधर उधर देखती है, पर उसे आदित्य कहीं नजर नहीं आता है। सोना अनुराधा जी से पूछती है, माँ आदित्य जी नहीं आए हैं क्या। अनुराधा जी बोली, हाँ आदित्य तो आज सुबह से ही नहीं आया है। सोना बोली, उनका कोई फ़ोन भी नहीं आया। अनुराधा जी बोली, नहीं मेरे पास तो नहीं आया, तेरे पास भी नहीं आया क्या। सोना बोली, नहीं माँ, मेरे पास में भी कोई फ़ोन नहीं आया, ना ही कोई मैसेज आया। अनुराधा जी बोली, शायद किसी काम में बिजी होगा, जा तू फ्रेश हो जा, आता ही होगा थोड़ी देर में। सोना बोली, ठीक है, अपने रूम में चली जाती है। सोना का चेहरा बिल्कुल ही उतर जाता है, क्योंकि सुबह से आज उसने आदित्य को नहीं देखा था और ना ही उससे बात हुई थी। सोना बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। जैसे ही बाहर आती है, बेड पर उसे एक बॉक्स दिखता है और उस पर एक चिट्ठी रहती है। सोना इधर उधर देखती है, पर उसे कमरे में कोई नहीं दिखता है। सोना जाकर उस चिट्ठी को निकाल कर पढ़ने लगती है। वह चिट्ठी आदित्य ने लिखी होती है। ऊपर फर्स्ट में ही लिखा रहता है,
माय डियर लवली वाइफ। यह पढ़कर ही सोना के उदास चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अपसेट हो, उसकी वजह भी मैं जानता हूँ। आज के बाद यह उदासी कभी भी नहीं रहेगी। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान किया है। जल्दी से रेडी हो जाना, मैं तुम्हारे लिए कार भेज रहा हूँ। बहुत अच्छे से तैयार होकर आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आदित्य का लेटर पढ़ते ही सोना के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। आदित्य और सोना की जिंदगी में शांति क्या आने वाले तूफान की आहट है। क्या आहान इतनी आसानी से अपने प्यार को भूल जाएगा? आदित्य और सोना से दूर आहान क्या आदित्य और सोना को दूर करने की साजिश रच रहा है? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।